अरे सरला, सुना है अजय की शादी पक्की हो गई। अरे बताना, कैसी है होने वाली बहू। किरण ने फोन पर पूछा तो सरला जी हल्के से हंसते हुए बोली, हाँ किरण, कविता नाम है उसका। बहुत प्यारी है, पढ़ी लिखी और खूबसूरत। बस वो आ जाएगी तो घर में रौनक आ जाएगी। सुनकर किरण बोली, अरे वाह, अब तो तू सास बन जाएगी। अच्छा है, अब तू अकेले अकेले रसोई में खटती नहीं रहेगी। बहू आएगी तो उसके साथ मिलकर गप्पे मारते हुए काम कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मैं और मेरी बहू तो ऐसे ही करते हैं, एक साथ मिलकर रसोई का सारा काम निपटा लेते हैं। फिर हम सास बहू आराम से बैठकर सास बहू का सीरियल देखते हैं। कहते हुए किरण हंस पड़ी। सरला जी भी मुस्कुरा उठी। हाँ किरण हमेशा सोचती थी कि काश मेरी भी एक बेटी होती, जिसके साथ थोड़ी देर बातें करती, शॉपिंग करने जाती, हंसती बतियाती। बेटा अच्छा है, पर अजय को मेरी बातों में क्या रुचि। सोच रही हूँ कविता आ जाएगी तो बेटी की कमी पूरी हो जाएगी। एक साथ सब मिल जाएगा मुझे। हाँ बिल्कुल सरला, अब तुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। चल बता, शादी की तारीख कब की निकली है? तैयारियां कैसी चल रही है? सरला जी मुस्कुराते हुए आंखों में चमक लिए बोली, अरे किरण, शादी की तारीख 20 नवंबर की निकली है, यानी मेरे जन्मदिन के दिन। वाह, फिर तो दो दो सेलिब्रेशन एक साथ होंगे। अपने जन्मदिन पर तू सास बनेगी। सास नहीं किरण, मैं तो कविता की माँ बनकर रहूंगी। बस इंतजार है उस दिन का जिस दिन मेरा बेटा घोड़ी चढ़ेगा और चांद से मुकड़े वाली बहू को घर लेकर आएगा। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। तेरे पास तेरी बहू है जिसके साथ मिलकर तू रसोई का सारा काम कर लेती है, लेकिन मुझे तो फिलहाल अकेले ही काम करना है। सरला जी ने कहा तो दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। फोन रखकर वह रसोई घर में चली गई। काम करते करते सरला जी अपने अतीत को याद करने लगी। एक मध्यम वर्गीय परिवार की होनहार बेटी हुआ करती थी सरला। पढ़ाई में तेज, व्यवहार में सरल और स्वभाव से बेहद संवेदनशील। उनका सपना था कि वह शिक्षिका बने। उन्होंने एमए तक की पढ़ाई पूरी की और बीएड के लिए फॉर्म भर दिया। वह शिक्षिका बनकर समाज में एक सुखद परिवर्तन लाना चाहती थी, लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करना चाहती थी। पर शादी की बात आते ही उनके सपनों की दिशा बदल दी गई। लड़के वाले शहर से थे, लड़का सरकारी नौकरी में था और अच्छा कमाता था। माता पिता को सब कुछ बहुत पसंद आया। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ, सरला ने कहा। लेकिन माँ बाप ने समझाया, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। कैरियर बनाना है तो शादी के बाद भी कर सकती हो। लड़कियाँ शादी के बाद भी पढ़ाई करती है, नौकरी करती है। सरला ने कोई जवाब नहीं दिया, सपनों को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया, यह सोचकर कि शादी के बाद फिर से पढ़ाई शुरू करेगी। वह ससुराल गई, दिल में ढेर सारी उम्मीदें पाले। सास पहले ही कह चुकी थी, अब ये घर तुम्हारा है, हमें बहू नहीं बेटी चाहिए जो सब कुछ संभाले। सरला ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन्हें लगा कि अगर वह दिल से अपने ससुराल को और ससुराल वालों को अपनाएगी तो सब अच्छा होगा। लेकिन दूसरे ही दिन से उन्हें एहसास हो गया कि ये घर बहू नहीं, मुफ्त की नौकरानी चाहता था। सुबह 5 बजे उठकर झाड़ू पोछा, फिर नाश्ता, फिर ससुर की दवाइयाँ, फिर पति के टिफिन की तैयारी। उसके बाद भी शिकायत मिलती, चाय बिल्कुल अच्छी नहीं बनाती, रसोई संभालने का सलीका नहीं है, इतना धीरे क्यों काम करती हो, सब्जी बेस्वाद बनाती है। पति संजय एक शांत, संयमी लेकिन बेहद व्यस्त इंसान थे। उन्हें न तो बातों में रुचि थी, न ही सरला के किसी शौक में। वह तो बस सुबह अखबार में और दिन भर ऑफिस में बिजी रहते। जब सरला ने एक दिन कहा, मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ, तो संजय ने बिना चेहरा उठाए जवाब दिया, क्या जरूरत है, घर पर रहो, आराम से चल रहा है सब। सास से कहा तो कड़क स्वर में जवाब मिला,
चुपचाप घर पर बैठी रहो और गृहस्थी संभालो। सरला ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। मन में सोचा, चलो अभी नई नई शादी है, कुछ दिन रुक जाती हूँ, फिर समझाऊंगी। परंतु धीरे धीरे उनकी किताबें अलमारी में कहीं नीचे दबती चली गई। हर किसी की पसंद नापसंद उन्हें पता थी, पर उनकी पसंद जानने की किसी ने कोशिश भी नहीं की। 2 साल तक वह एक बेटे की माँ बन गई। बेटे को पाला, पढ़ाया लिखाया, परिवार को संभाला, रिश्तेदारों को निभाया। सरला एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श माँ और एक आदर्श बहू बन चुकी थी। पर उनके भीतर की सरला धीरे धीरे कहीं गुम हो चुकी थी। उन्होंने कई बार सोचा कि वह भी कुछ करे, ज़्यादा नहीं तो आसपास के किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी शुरू कर ले। लेकिन सास से पूछा तो जैसे तूफान ही खड़ा हो गया। अब इस घर की बहू नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकलेगी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने का इरादा है। समझा ले अपनी पत्नी को संजय, यहाँ ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। सरला सहम गई। घर के हर सदस्य की सुविधा के लिए उन्होंने अपने अरमान कुर्बान कर दिए और बदले में मिली सिर्फ गुलामी। अब वह किसी से ज़्यादा बोलती नहीं थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। जब वह आईने में खुद को देखती तो उन्हें लगता, ये औरत कौन है। आंखों के नीचे काले घेरे, माथे पर चिंता की रेखाएं और होठों पर थकी सी मुस्कान। वह खुद को पहचानने में चूक जाती। शादी के 15 साल हुए थे कि सासू माँ का निधन हो गया, लेकिन तब तक घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी सरला के कंधों पर आ चुकी थी, जिससे पीछा छुड़ाना उनके बस से बाहर था। और करीब 4 साल पहले उनके पति संजय का भी अचानक हार्ट अटैक से देहांत हो गया। दुनिया के सामने वह बहुत शांत रही, लेकिन अंदर से जैसे उनका वजूद टूट गया था। अजय अब बड़ा हो चुका था, नौकरी में था और शादी के काबिल भी। आखिरकार बेटे अजय की शादी का दिन भी आ गया। शादी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। घर की दहलीज पर जब कविता ने अपने पहले कदम रखे तो लगा जैसे बरसों का सूनापन उसकी पायल की झनकार से खत्म कर दिया गया हो। लाल जोड़े में सजी खूबसूरत और पढ़ी लिखी कविता को देखकर सरला जी का मन गदगद हो उठा। उन्होंने अपनी बहू की आरती उतारी, उसे गले से लगाया और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। बहू के रूप में बिल्कुल चांद का टुकड़ा भेजा है। घर में उत्सव का माहौल था। रिश्तेदारों की हंसी ठिठोली और रस्मों के बीच सरला जी की नजरें बस कविता पर टिकी थी। वह उसकी हर छोटी बड़ी हरकत में अपनी बेटी की छवि ढूंढ रही थी। शाम को जब परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार साथ बैठे तो बातों बातों में सरला जी ने पूछ ही लिया, बहू अब आगे क्या सोचा है। माहौल में एक पल की खामोशी छा गई। कविता की आंखों में आत्मविश्वास और एक सपना झलक उठा। माँ जी, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ, मुझे नेट की परीक्षा देनी है। कमरे में मौजूद कुछ रिश्तेदारों की भौहें तन गई, पर सरला जी का चेहरा खिल उठा। कहीं न कहीं उनके अपने दबे हुए अरमानों को जैसे पंख लग गए थे। उन्होंने तुरंत कविता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम जरूर पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो मैं नहीं कर पाई वह सपना तुम पूरा करोगी, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। सरला जी की आवाज़ में एक अजीब सी तृप्ति थी। उस पल उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि अपनी बहू की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने देगी। वह नहीं चाहती थी कि कविता की पढ़ाई भी उसी मोड़ पर आकर रुक जाए जहां उनकी खुद की पढ़ाई थम गई थी। सरला चाहती थी कि कविता एक आज़ाद और आत्मनिर्भर स्त्री बने, लेकिन धीरे धीरे एक खिंचाव सा महसूस होने लगा। कविता का सारा समय कमरे में बीतने लगा। सुबह देर तक सोना, फिर किताबों में डूब जाना और शाम को अजय के साथ बाहर घूमने निकल जाना, ये उसकी दिनचर्या बन गई थी। घर के किसी काम को हाथ लगाने की न तो इच्छा दिखी
और न ही जरूरत। सरला जी ने भी कभी काम के लिए नहीं टोका, लेकिन उन्हें ये खटकता कि कविता उनके साथ चाय तक भी नहीं पीती। कभी किचन में आकर यह भी नहीं पूछती, कुछ मदद कर दूं मम्मी। हर त्योहार पर सरला अकेले ही घर सजाती, मिठाई बनाती, मेहमानों की खातिरदारी करती और थककर चुपचाप बैठ जाती। अजय और कविता उस समय भी अपनी ही दुनिया में मग्न रहते। कभी उन्हें देख भी लेते तो बस पूछते, मम्मी कुछ चाहिए है तो बताओ, और सरला मुस्कुराकर कह देती, कुछ नहीं चाहिए बेटा। पर उनके भीतर की आवाज़ बार बार कहती, मुझे चाहिए एक बात करने वाली, मुझे पूछने वाली, मुझे समझने वाली एक बेटी। कविता बहू थी, पर सरला ने तो उसे कभी बहू समझा ही नहीं था। लेकिन कविता शायद खुद को बहू से ज़्यादा कुछ बनाना ही नहीं चाहती थी। सरला समझती थी कि हर रिश्ते को वक्त देना होता है, लेकिन वक्त बीतता गया और दूरी वहीं की वहीं रही। उन्होंने कई बार कोशिश की। एक बार उन्होंने पुराने एल्बम निकाले और कविता के पास जाकर बैठ गई। कविता देखो, ये फ़ोटो मेरी शादी के दिन की है, और ये देखो, ये मेरे कॉलेज की नृत्य प्रतियोगिता की है। मुझे नृत्य का बहुत शौक था। लेकिन सरला जी के कुछ और बोलने से पहले ही कविता बोली, माँ जी मुझे थोड़ा पढ़ना है, कल टॉपिक सबमिट करना है। सरला जी चुपचाप एल्बम उठाकर बाहर आ गई। कुछ दिन बाद दिल किया तो सरला जी ने कहा, कविता बाजार चलो साथ, मैं भी कुछ साड़ियाँ देख लूँगी और तुम भी अपने लिए। कविता ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने लिए ड्रेसेस अजय के साथ ऑनलाइन ऑर्डर कर ली है, आप अपने लिए ले आइए। हर बार सरला जी की उम्मीद टूटती, पर वह हर बार फिर से जोड़ने की कोशिश करती। अब उन्हें एहसास होने लगा था कि बहू से रिश्ता बनाने की कोशिश एक तरफा हो रही है। सरला कविता के साथ अपने रिश्ते को समय देने को तैयार थी, लेकिन सामने से लेने वाला कोई नहीं था। और जब रिश्तों में सिर्फ एक ही हाथ आगे बढ़े तो वह थककर एक दिन रुक ही जाता है। पूरा दिन कविता अपने कमरे में डूबी रहती, किताबों के पन्नों में खोई रहती। कभी कभी मोबाइल में खोली गई कोई नोटबुक या लैपटॉप की स्क्रीन पर व्यस्त हो जाती। सुबह से शाम तक पढ़ाई में बिताए गए समय के बाद जब अजय और कविता दोनों शाम को बाहर घूमने निकलते, तो वहीं किसी कैफे या होटल में खाना खाकर आ जाते। घर पर सरला जी ने प्यार से खाना बनाया होता, घंटों की मेहनत, लेकिन खाना ज्यों का त्यों धरा रह जाता। कई बार बेकार होकर कूड़े के डिब्बे में फेंकना पड़ता। ये देखकर सरला जी के दिल में अजीब सी वेदना उठती। एक दिन बोली पड़ी, बेटा घर पर जो खाना बनता है वह तो बेकार हो जाता है, तुम लोग रोज बाहर से खाना खाकर आ जाते हो। अजय बिना कुछ कहे कमरे में चला गया, लेकिन जवाब उसकी पत्नी ने दिया। तिल मिलाकर कविता बोली, हमने तो आपको कभी कहा नहीं कि आप खाना बनाइए। जब घर में खाना होगा तब हम बता देंगे, हमारे लिए खाना मत बनाया कीजिए। सरला जी समझ गई कि उनकी मेहनत की कोई कदर नहीं। न घर के लोग उनकी थकान समझते, न उनके प्यार को महसूस करते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर एक अलग सी तनाई घर करने लगी। सुबह की शुरुआत अब सरला जी के लिए 4:30 बजे होती। टिफिन बनाना, नाश्ता तैयार करना, कविता के लिए दूध और अजय के लिए कॉफ़ी, सारा काम चुपचाप बिना किसी अपेक्षा के। जबकि कविता का दिन दोपहर 11 बजे के बाद शुरू होता। वह उठती, जल्दी जल्दी कुछ खाती और फिर अपने कमरे में पढ़ाई में चुप जाती। खाने के समय चुपचाप डाइनिंग टेबल से प्लेट लेकर रूम में चली जाती। सरला जी ने एक बार टोका, बैठकर साथ खा लिया करो, तो जवाब मिला, मम्मी टाइम नहीं है, नोट्स पूरे करने हैं। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद कविता को एक कॉलेज में नौकरी मिल गई। अब तो उसे घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं, किसी भी बात से कोई मतलब नहीं रह गया था। सुबह नौकरी पर जाती और दोपहर को घर लौटकर खाना खाकर सो जाती। शाम को उठी तो
मोबाइल स्क्रॉल करने में लग जाती। सरला जी कुछ पूछती या मदद के लिए बुलाती तो बहाना बना देती कॉलेज का कोई काम कर रही हूँ। अजय भी ऑफिस से आता तो सीधा कमरे में चला जाता। अब सरला जी के लिए ये घर एक वर्क जोन बन चुका था, जहाँ हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। बस एक अकेली सरला जी जो सबके पीछे भाग रही थी। सरला जी के दिल में एक भारीपन उतर आया। रात को जब अजय पानी पीने आया तो सरला जी ने फिर कोशिश की। बेटा, जब से कविता आई है मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं चाहती थी कि वह आराम से पढ़ाई करे, अपना करियर बनाए, पर घर की जिम्मेदारी पूरी तरह मेरी ही क्यों। तुम कविता से कहो कि मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करे। अजय झुंझुलाते हुए बोला, मम्मी आप तो पहले ही सब कुछ करती थी, अब अचानक थकावट क्यों लग रही है? आपको क्या दिक्कत है? साफ साफ बोलिए। सरला ने पहली बार कहा, दिक्कत यह है कि इस घर में सबको आज़ादी है, कविता को पढ़ने की, नौकरी करने की, तुम्हें बाहर जाने की, तुम दोनों को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की, लेकिन मुझे अपने लिए 10 मिनट भी नहीं मिलते। मुझे सिर्फ सहयोग चाहिए। तो अजय बोला, माँ कविता तो बेचारी काम करना चाहती है, लेकिन उसे समय कहाँ होता है। वर्किंग है, पैसे कमाती है, उसकी भी तो परेशानियों को समझिए। सरला जी के कानों में बेटे का एक एक शब्द जैसे हथौड़ी की तरह पड़ रहा था। सही कहा तुमने बेटा, मैं तो वर्किंग नहीं हूँ, बाहर जाकर पैसे कमाकर नहीं ला सकती ना। बोलते बोलते सरला जी अपने आंसू छिपाने का प्रयास करने लगी। कुछ पल बाद जब सामने देखा तो अजय वापस अपने कमरे में जा चुका था। सरला जी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी। घुटनों में दर्द, बदन में भारीपन, सुबह उठती तो हाथ पांव सुन्न महसूस होते। बावजूद इसके रोजाना की तरह सारे घर के काम वह बिना रुके करती रही। उन्होंने कई बार सोचा कि इस बार अपनी परेशानी बेटों को बताएगी, पर कविता और अजय दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे। कविता अपने कमरे में और अजय ऑफिस की फाइलों में। दोपहर को जब दर्द असहनीय हो गया तो उन्होंने कहा, मेरे घुटनों में आज बहुत दर्द है। कविता का फोन उसी समय बजा। वह उठकर बाहर चली गई। अजय बेपरवाही से मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बोला, पेन किलर रखी है, खा लो। उसके बाद किसी ने ये तक नहीं पूछा कि माँ आपके घुटनों में का दर्द कैसा है। दिन गुजरते रहे। एक दिन सरला जी बरामदे में तुलसी के आगे दीपक जला रही थी। तभी अजय आकर धीरे से बोला, माँ एक खुशखबरी है, कविता माँ बनने वाली है और अब आप दादी बनने वाली है। एक क्षण को उनका हाथ थम गया। हृदय खुशी से खिल उठा। दादी, यह शब्द उनके कानों में जैसे घंटियों की गूंज की तरह प्रतिध्वनि हुआ। सच बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने श्रद्धा से आंखें मूंदी, जैसे भगवान से कोई मनमानी मुराद पूरी कर दी हो। वर्षों बाद जीवन में किसी नन्ही किलकारी की आस ने एक बार फिर उनके दिल में अरमानों की लहरें जगा दी। मन में ये उम्मीद भी जगी कि माँ बनने के बाद कविता को भी जिम्मेदारी का एहसास होगा, लेकिन मैं सब कुछ अपनी बहू के लिए वैसा नहीं होने दूंगी जैसा मेरे साथ हुआ था। सरला जी ने मन ही मन सोच लिया। वह कविता को अपनी बेटी की तरह स्नेह, सुरक्षा और परवाह देना चाहती थी, ताकि उसकी गर्भावस्था सुखद और यादगार बन सके। वह अपनी गर्भावस्था के दिनों को याद करने लगी। अपनी शादी को 2 वर्ष बाद जब वह खुद माँ बनने वाली थी, तब उनकी जिंदगी ससुराल की जिम्मेदारियों में जकड़ी हुई थी। सुबह का झाड़ू पोछा, दिन भर रसोई में काम और सास ससुर की सेवा, हर काम उनके हिस्से में आता। 5वें महीने में कमर का दर्द और थकान उन्हें तोड़ने लगी थी, लेकिन सास कहती, सब औरतें बच्चे जनती है, तुम कुछ अनोखा नहीं कर रही हो, मेहनत वाले काम करो, इससे डिलीवरी आसान होगी।
काम वाली बाई को छुड़वा दिया गया और आटा चक्की पर रोज गेहूं पीसने का काम भी सरला जी को सौंप दिया गया। ये सब करने से बच्चा स्वस्थ होगा, सास ने कहा था। लेकिन 9वें महीने तक भी झाड़ू पोछा और खाना बनाना उनके जिम्मे ही रहा। संजय उनके पति अपने काम में व्यस्त रहते। सरला जी ने एक बार हिम्मत करके कहा था, संजय आज थोड़ा दर्द हो रहा है, उठा नहीं जा रहा। तो पति बोले, मैं क्या करूं, मैं खुद ऑफिस से थका होया आया हूं। गर्भावस्था में सने वह देखभाल जो वह चाहती थी कहीं नहीं था। गर्भ के आखिरी महीनों में भी दर्द, थकान, मन की घबराहट सब कुछ अकेले ही झेलना पड़ा। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तो दूर, एक कप दूध तक पूछने वाला कोई नहीं था। गर्भावस्था के आखिरी दिन तक काम में जुटी रही, लेकिन फिर भी ऑपरेशन ही करना पड़ा। वह दर्द, वह बेबसी और वह अकेलापन उनके मन में गहरे उतर गया था। आज वह दिन याद करके उनकी आंखें नम हो गई। नहीं, मेरी बहू को ये सब नहीं झेलना पड़ेगा। उन्होंने खुद को संभालते हुए ठान लिया। धीरे धीरे उन्होंने कविता की देखभाल में खुद को समर्पित कर दिया। हर प्रकार से उसका ख्याल रखती। जब कविता कभी चिड़चिड़ी या परेशान हो जाती तो सरला जी कहती, कोई बात नहीं बेटा, ये वक्त संवेदनशील होता है, और उसे मुस्कुराकर गले लगा लेती। ये सोचते हुए कि हर औरत के जीवन में मातृत्व एक अवसर है जिसमें उसे सुरक्षा और स्नेह मिलना उनका अधिकार है। देखते देखते 9 महीने बीत गए। बधाई हो, बेटा हुआ है। सुनते ही सरला जी की आंखें छलक पड़ी। दिल जैसे कुछ पल के लिए थम गया। उन्होंने धीरे से हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, आपका लाख लाख शुक्र है प्रभु। आज सच में आपने मुझे जीवन का सबसे सुंदर तोहफा दिया है। सरला जी ने जब पहली बार अपने नन्हे पोते को गोद में लिया तो लगा जैसे उनकी उम्र की थकावट, शरीर की पीड़ा, सारी शिकायतें एक पल के लिए गायब हो गई हो। कविता की डिलीवरी के बाद सब कुछ सरला जी ने ही संभाला, बिना किसी अपेक्षा के। जब बच्चा लगभग 4 महीने का हो गया तो कविता ने वापस नौकरी शुरू करने का फैसला कर लिया। अजय ने भी उसके फैसले को सहमति दी, यह कहकर कि घर पर माँ है, वह बच्चे को अच्छे से संभाल लेगी। उनके पैरों में सूजन थी, कमर में दर्द चलता रहता, लेकिन वह दवाई लेती और आराम से सारे काम निपटा देती। किसी को भनक तक न लगे कि शरीर थक रहा है या मन पर कोई बोझ है। अजय और कविता जब शाम को घर लौटते तो बच्चे के दिन भर के किस्से सुनकर बस हंस देते। कविता और अजय थके होते तो उन्हें चाय बनाकर भी थमा देती। अपने हिस्से के आराम, सेहत और इच्छाओं को उन्होंने पूरी तरह एक बार फिर दरकिनार कर दिया, बस इसलिए कि परिवार की गाड़ी चलती रहे। घर में कविता और अजय की शादी की 5वीं सालगिरह का उत्सव मनाने की तैयारी चल रही थी। मुन्ना अब 1.5 साल का हो चुका था। कभी चलकर गिरता तो कभी दादी को प्यार से देखकर मुस्कुरा देता और फिर अपनी ही भाषा में कुछ बोलने की कोशिश करता। अजय और कविता ने इस सालगिरह को खास बनाने का मन बना लिया था। बड़े होटल में पार्टी, कैटरिंग, फोटोशूट सब बड़े स्टाइल में होना चाहिए, ये तय हो चुका था। कविता के हाथ में मोबाइल था, कभी डेकोरेटर से बात करती तो कभी फोटोग्राफर से। अजय ऑफिस से समय निकालकर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तैयारी में जुटा हुआ था। सभी दोस्त और रिश्तेदार को न्योता दिया जा चुका था। इसी बीच सरला जी की बड़ी बहन रेखा पार्टी से 10 दिन पहले ही उनके घर आ गई। बहुत दिनों से उनसे मिली नहीं थी, इसलिए वह अपनी छोटी बहन के साथ कुछ पल बिताना चाहती थी, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करनी चाहती थी। लेकिन जब रेखा ने सरला जी को देखा, उनके चेहरे पर थकान, आंखों में उदासी और दिन भर का काम, तो वह हैरान रह गई। वह तुरंत समझ गई कि माजरा क्या है। एक दोपहर जब सरला जी रसोई में
सब्जियां काट रही थी तो रेखा ने चाय का प्याला थमाते हुए कहा, सरला, ये क्या हालत बना रखी है? तू सारा दिन बस रसोई में ही काम करती रहती है। थोड़ा अपनी बहू को भी कह घर की जिम्मेदारी उठाए। सरला जी ने चुपके से नजरें झुका ली। वह नहीं चाहती थी कि घर की बात बाहर जाए। अरे दीदी, आजकल की लड़कियां पहले पढ़ाई फिर नौकरी, घर संभालने का वक्त ही कहाँ मिलता है उसे। सरला जी ने जैसे तैसे बात को टालते हुए मुस्कुराना चाहा, लेकिन उनकी आवाज में दिल की कसक छुपी हुई थी। रेखा ने भौहें तानते हुए कहा, अरे तू उसे करने ही नहीं देगी, तू करेगी भी क्यों? जब तू खुद सब झेलने को तैयार है तो कौन तुझसे आगे आएगा? रेखा की बात में एक तीखा सच था जो सरला जी के मन को चुभ गया। उन्होंने धीरे से कहा, दीदी, आप नहीं जानती, सारा काम मेरे सिर पर आ जाता है। सुबह से लेकर रात तक खाना बनाना, मुन्ने को संभालना, घर की साफ सफाई। ना अजय कुछ करता है न कविता। उनकी आंखें नम हो आई तो जल्दी से पहुंच ली ताकि रेखा उन्हें रोते हुए न देख ले। रेखा ने सरला जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई नहीं समझेगा तुझे जब तक तू खुद अपने लिए खड़ी नहीं होगी। अपनी लड़ाई हर किसी को खुद ही लड़नी पड़ती है। सरला जी चुपचाप सुनती रही। सालगिरह को अब बस एक हफ्ता शेष बचा था। रोज कविता और अजय शॉपिंग पर निकल जाते। सरला जी जब कहती, चलो मैं भी कुछ ले लूँ पार्टी के लिए, तो फौरन कोई न कोई प्रैक्टिकल सवाल आ जाता। मम्मी, मुन्ने को कौन संभालेगा? आप जाएगी तो बच्चा कैसे रहेगा? भीड़ में आपके पैर दर्द करने लगते हैं। मम्मी, आप थक जाएगी। यह सुनकर सरला जी चुप रह जाती। दिन बीतते गए। कविता के लिए स्पेशल गाउन, अजय के लिए डिजाइनर कोट पैंट, मुन्ने के लिए छोटे छोटे डिजाइनर कपड़े और सरला जी के लिए बस वही पुरानी साड़ियाँ जो वह पहले कई बार पहन चुकी थी। लेकिन रविवार की सुबह रेखा ने खड़ी खड़ी घोषणा कर दी, अजय, आज संडे है, घर पर तुम और कविता रहो। आज सरला और मैं शॉपिंग पर जाएगी। उसने अभी तक अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अजय थोड़ा असहज हो गया। मासी जी, आज डेकोरेटर से मीटिंग है, कविता को भी साथ जाना है, हमें बहुत सी चीज़ें फाइनल करनी है। कविता तुरंत बोली, और मम्मी को अगर कुछ लाना था तो हम किसी दिन खुद ही ला देते। वैसे भी भीड़ में उन्हें जाने में दिक्कत होती है। अरे तुम क्यों लेकर आओगे उनके लिए कपड़े? सरला को पहनने हैं तो वह अपनी पसंद के लेकर आएगी ना। रेखा जी बोली तो कविता ने कहा, लेकिन घर पर मुन्ने को कौन संभालेगा? सरला जी मुस्कुराकर मगर ठहराव के साथ बोली, तुम दोनों को जाना है तो मुन्ने को साथ ले जाओ। अब वह 1.5 साल का हो गया है, तुम्हारा भी बेटा है। मेरे लिए चिंता मत करो, इस बार मैं खुद चुनूंगी कि मुझे क्या पहनना है। अजय और कविता थोड़ी देर तक एक दूसरे का चेहरा देखते रहे, पर रेखा की पैनी निगाहें देखकर कुछ कह नहीं पाए। और उस दोपहर सरला जी लगभग सालों बाद पहली बार अपने लिए वैसे कपड़े खरीद रही थी जैसे वह कभी पहनना चाहती थी। पार्टी की शाम आई तो घर जगमगा उठा। खूबसूरती से सजा हुआ हॉल, हल्की बॉलीवुड धुनें और बढ़िया अरेंजमेंट देखकर लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अजय और कविता की एंट्री एक शानदार कपल डांस के साथ हुई। सबकी नज़र अजय और कविता की ओर चली गई। कविता अपनी नीली साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी और अजय काले कोट पैंट में स्मार्ट और आत्मविश्वासी दिखाई दे रहा था। दोनों के डांस पर मेहमानों ने खूब तालियां बजाई, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब सबकी नज़रें सरला जी पर पड़ी। आज बरसों बाद वे अपने मनपसंद फिरोजी रंग का नया सलवार सूट पहने थी। हल्का मेकअप, मुस्कुराहट भरा चेहरा और आंखों में चमक। अपने नए रूप में वे इतनी बदली बदली और खिली खिली हुई दिख रही थी
कि कई रिश्तेदार हैरान रह गए। उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो रहा था। रेखा और सरला जी के भाई भाभी भी आए हुए थे। तभी मस्ती का माहौल बनाते हुए रेखा बोली, दीदी बस अब और नहीं, आज तो आपको स्टेज पर आना ही पड़ेगा। सरला जी हंस पड़ी, अरे छोड़ो ना, मेरी उम्र अब गाना बजाने की नहीं रही। भाई ने भी कहा, कमाल करती हो दीदी, तुम्हारा वो डांस याद है, कॉलेज का वार्षिक उत्सव, तुमने मधुबन में राधिका नाच गाने पर ऐसा परफॉर्म किया था कि सब मंत्रमुग्ध हो गए थे। कई मेहमानों ने भी कहा, अरे वाह, आपका एक परफॉर्मेंस तो बनता है। तालियों की गूंज, प्यार भरी आवाजें और रेखा की आंखों के इशारे ने सरला जी को उठने पर मजबूर कर दिया। वे साड़ी का पल्लू संभालते हुए झिझक कर स्टेज पर चढ़ी और जैसे ही स्पीकर से पुराने जमाने का मधुर गीत बजा, सरला जी ने मंच पर ऐसा भावपूर्ण नृत्य किया कि सब देखकर हैरान रह गए। नृत्य बिल्कुल वैसा था जैसे कोई कलाकार करता है। माहौल एकदम ठहर सा गया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पार्टी हॉल गूंज उठा। सरला जी की आंखें खुशी से भीग गई। बरसों बाद उन्हें अपने शौक को पूरा करने का मौका मिला था। अजय और कविता भी स्तब्ध रह गए। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सरला जी के पास इतना बेहतरीन टैलेंट है। फिर रिश्तेदारों का मिलना जुलना, सेल्फी बूथ पर बच्चों की मस्ती और हर तरफ रौनक बिखरने लगी। बड़े से टेबल पर खूबसूरत केक रखा गया। जब केक काटने का समय आया तो अजय और कविता ने मिलकर वेडिंग एनिवर्सरी का केक काटा। फिर दोनों के लिए एक रोमांटिक गाना बजा। कुछ क्षणों के लिए माहौल पूरा रोमांटिक हो गया, लेकिन उसके तुरंत बाद अचानक डीजे पर अगला गाना बजा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, हैप्पी बर्थडे टू यू। संगीत की इस धुन पर सभी चौंक गए। अजय ने झेंपते हुए ऑर्गेनाइजर को बुलाया, सर यह बर्थडे पार्टी नहीं, शादी की सालगिरह है, भूल गए क्या? तभी रेखा जी जोर से बोली, बिल्कुल सही गाना बजा है और ये मैंने ही लगवाया है। हर कोई उनकी ओर देखने लगा। रेखा मंच के पास जाते हुए मुस्कुराकर बोली, अजय कविता, आज सिर्फ तुम्हारी शादी की सालगिरह नहीं है, बल्कि इस घर की नींव रखने वाली हम सबकी प्यारी सरला का जन्मदिन भी है। याद नहीं किसी को? सन्नाटा छा गया। अजय और कविता के चेहरे पर हिचक और शर्म की मिली जुली छाया थी। अपने ही जश्न के बीच माँ का जन्मदिन भूल जाना सबके सामने उन्हें शर्मिंदगी का एहसास करा रहा था। रेखा ने दूसरा केक लाने का इशारा किया और सहज गंभीर आवाज में कहा, अब एक केक कटेगा उस महिला के लिए जिसने इस घर को सही मायने में घर बनाया, जिसकी मेहनत, प्यार और त्याग के बिना आज कोई जश्न मुमकिन नहीं था। पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। कविता आगे बढ़कर बोली, माँ जी हैप्पी बर्थडे, हम सचमुच भूल गए, माफ करना, सॉरी माँ। अजय ने भी हिचकते हुए कहा, जन्मदिन मुबारक हो। सरला जी के चेहरे पर आज खुशी की चमक थी। पार्टी की चकाचौंध रात में खत्म हो गई थी। बाकी सभी रिश्तेदार जा चुके थे, पर कविता की माँ विमला जी अपनी बेटी के ससुराल में 1-2 दिन के लिए रुक गई थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही सरला जी की आंखें खुल गई। बरसों की आदत ने उन्हें बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बाहर निकली तो बेटी बहू के कमरे से बातें करने की आवाज आ रही थी। सोचा सब जाग ही चुके हैं तो एक बार चाय का पूछ लेती हूँ। ये सोचते हुए जब वह बेटी बहू के कमरे के पास पहुंची, दरवाजा आधा खुला था। अंदर कविता रात को मिले तोहफे के रेफर खोल रही थी कि और उसकी माँ विमला जी अजय से बात कर रही थी। विमला जी बोली, बस बेटा 1 महीने की और बात है, फिर तो मैं भी रिटायर हो जाऊंगी। ये सुनकर कविता ने हाथ में पकड़ा गिफ्ट साइड में रखा और अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। उनके चेहरे पर
अपनी माँ के लिए गहरा प्यार और चिंता थी। अरे वाह मम्मी, फिर तो बस आराम ही आराम। सारी उम्र आपने नौकरी ही तो की है, सुबह नौकरी पर जाना, दोपहर बाद आना, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद अपने सारे शौक पूरे करना। अब इस उम्र में खुद को घर के कामों में मत खपाना, उसके लिए तो भाभी है ना। हाँ बेटा, लेकिन वह भी नौकरी पर जाती है, ऐसे में थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा। उसकी माँ बोली। अरे माँ, तो क्या हुआ, पहले भी तो वह संभालती थी, तो अब क्यों नहीं? आप ही जिम्मेदारी का बोझ अपने सर मत लेना। घूमना फिरना, पापा के साथ वक्त बिताना, अपनी सहेलियों से मिलना, किसी पार्टी में जाना, वैसे भी इस उम्र में शरीर में पहले जितनी ताकत कहाँ रह जाती है जो आप घर का काम करें। अजय ने भी सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल मम्मी जी, आपने बहुत मेहनत की है, अब आपका आराम करने का समय है। सरला जी के हाथ वहीं दरवाजे पर थम गए। चाय की ट्रे अचानक से बहुत भारी लगने लगी। एक एक शब्द उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। उनके भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। तो क्या रिटायरमेंट सिर्फ नौकरी करने वाली औरतों का हक है? क्या घर संभालने वाली, दिन रात रसोई में खटने वाली औरतों की नौकरी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती? क्या मेरा शर्म नहीं है? क्या मेरा त्याग सिर्फ एक कर्तव्य है जिसकी कोई कीमत नहीं? क्या मेरे लिए कोई शौक नहीं, कोई इच्छा नहीं जो मैं पूरी करना चाहती हूँ? चाय की ट्रे लिए हुए वह चुपचाप अपने कदमों पर वापस मुड़ गई। उन्होंने ट्रे वापस रसोई में रख दी, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया। बिना कुछ बोले वे बालकनी में आकर खड़ी हो गई। सुबह की ठंडी हवा भी उनके अंदर की आग को शांत नहीं कर पा रही थी। तभी पीछे से रेखा ने उनके कंधे पर हाथ रखा। सरला जी का चेहरा देखकर वह समझ गई। धीरे से बोली, क्या हुआ सरला, सुबह सुबह यहाँ अकेली खड़ी हो? सरला जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। दीदी, आप सही कहती थी, अपने लिए मुझे खुद ही खड़ा होना होगा। जब तक मैं सारी जिम्मेदारियां उठाती रहूंगी, कोई अपनी जिम्मेदारी समझेगा नहीं। रेखा मुस्कुरा उठी। शाम तक रेखा और कविता की माँ अपने अपने घर लौट गई। घर फिर से वैसा ही हो गया जैसा हर दिन होता था, सामान्य और व्यवस्थित। अगला दिन रविवार था। सालों में पहली बार सुबह उठने के बाद सरला जी ने किचन का रुख नहीं किया। न चाय बनाई, न मुन्ने के लिए खाना, न ही किसी के नाश्ते की तैयारी। उन्होंने चुपचाप अपनी अलमारी खोली, सालों पहले खरीदे हुए अपने स्पोर्ट्स शूज निकाले जिन्हें कभी पहनना नहीं था, और पार्क की ओर निकल गई। किसी से कुछ नहीं कहा, खुली हवा में सैर करके आज उनके तन के साथ साथ मन को भी शांति मिली थी। हर कदम उन्हें जीवित होने का एहसास दिला रहा था, उन्हें उस पिंजरे से निकलने का अनुभव करा रहा था जिसमें इन्होंने खुद को साले से कैद कर रखा था। 1 घंटे बाद जैसे ही वह घर लौटी और दरवाज़ा खोला, अजय और कविता की आवाज़ें कानों में पड़ी। अरे माँ जी कहाँ चली गई? मुन्ने के लिए दलिया बनाना था। कविता की आवाज़ आई। अरे यार, मुझे क्या पता, मैं भी कब से अपनी कॉफ़ी के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। अजय की झुंझुलाहट भरी आवाज़ सुनाई दी। सरला जी ने बिना कुछ कहे दरवाज़ा बंद किया और जूते उतारे। कुछ ही पल में अजय बाहर आया। माँ को देखकर बोला, माँ आप कहाँ चली गई थी? सारा काम छोड़कर ना हमारे लिए नाश्ता बनाया, ना मुन्ने के लिए कुछ खाने को। अब जल्दी से दलिया बनाओ, और हम दोनों के लिए कॉफ़ी भी, सिर दर्द कर रहा है। इतना कहकर वह फिर से अपने कमरे में चला गया। सरला जी वहीं खड़ी रह गई, बिल्कुल शांत। फिर आया वह पल जब चुप्पी टूटी। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज़ लगाई, अजय कविता 1 मिनट आओ जरा। दोनों बाहर आए। क्या हुआ माँ? अजय ने पूछा। कविता मोबाइल में आंखें गड़ाए बोली, हाँ मम्मी जी, कहिए ना क्या बात है?
सरला जी की आवाज़ शांत थी पर स्थिर। मैं तुम दोनों को एक बात कहना चाहती हूँ। शायद ये बात कहने में मुझे 2 साल की देरी हो गई, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। मैंने तय कर लिया है कि मैं अब रिटायर्ड होना चाहती हूँ। अजय हंस पड़ा। रिटायरमेंट? मम्मी, आप तो कहीं नौकरी नहीं करती? सरला जी मुस्कुराई। हाँ बेटा, नौकरी नहीं करती थी, पर रोज़ 15-16 घंटे की ड्यूटी जरूर करती थी। इस घर की, तुम्हारी, कविता की और अब मुन्ने की भी। कविता रोजे हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। कविता बोली, माँ जी, आप तो जानती हैं ना, मैं ऑफिस जाती हूँ, काम बहुत होता है, मैं तो नहीं संभाल पाऊंगी ये सब, और आपको तो घर संभालने की आदत है। अब सरला जी सीधी नज़र से कविता को देख रही थी। कविता बेटा, क्या नौकरी करने वाली महिलाएं सिर्फ ऑफिस ही देखती है? क्या उनका घर नहीं होता? जब तुमने कहा था कि तुम पढ़ना चाहती हो, तो सबसे पहले मैंने ही कहा था पढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे भी सपने थे। मैं भी पढ़ी लिखी थी, मैं भी कुछ बनना चाहती थी, पर उस वक्त किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने सोचा कि मेरी बहू के सपने अधूरे न रह जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे सिर्फ एक होम सर्विस बनाकर रख दो। अजय, तुम कह रहे थे ना, माँ आप कहाँ थी? क्या कभी आज तक तुमने मुझसे पूछा, माँ आप कैसी है? कभी तुमने देखा कि माँ आज थकी लग रही हो, चलो मैं चाय बना देता हूँ? कमरे में सन्नाटा छा गया। अजय अब मोबाइल की ओर नहीं, माँ की ओर देख रहा था। कविता के हाथ में पकड़ा फोन अब मेज पर था। सरला जी की आंखों में नाराजगी थी, लेकिन उससे कई ज्यादा एक माँ का दर्द और एक औरत का आत्मसम्मान। अब वे कविता की ओर मुड़ी। उनकी नजरें सीधी और स्थिर थी। कविता बेटी, सरला जी ने शांत लेकिन गहरे स्वर में कहा, कल सुबह मैंने अनजाने में तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सुन ली थी। तुम कह रही थी रिटायरमेंट के बाद तुम्हारी माँ को आराम करना चाहिए। उन्होंने सारी उम्र काम किया, अब उन्हें रसोई या घर के काम में नहीं झोंकना चाहिए। अपने शौक पूरे करने चाहिए, सहेलियों के साथ पार्टी करनी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। तो मैं तुमसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ, जब तुम अपनी माँ के लिए इतना सोच सकती हो, तो मेरे लिए तुम्हारी आंखें क्यों बंद हो जाती है? क्या तुम्हें नहीं लगता मेरी भी उम्र हो चुकी है? इस उम्र में मेरे शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची। सरला जी ने अपनी बात खत्म की। मैं घर के कामों से पूरी तरह रिटायर तो नहीं होंगी, पर मैं रुकूंगी जब थक जाऊंगी, चलूंगी जब मन होगा। कल से मैं सुबह सैर करने भी जाऊंगी और खुद को भी थोड़ा समय दूंगी। आज से ये घर सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तभी कविता बोली, लेकिन माँ जी, मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं। सरला जी उठी, पानी का गिलास लिया और धीमे से मुस्कुराई। कोई बात नहीं बेटा, आजकल सोशल मीडिया पर सब बनाना सिखाया जाता है, इसलिए तुम्हारी कॉफ़ी, दलिया और बाकी सब कुछ थोड़ा तुम ही बनाना सीखो। फिर भी न आए तो मैं सिखा दूंगी। इतना कहकर सरला जी नहाने चली गई। करीब आधे घंटे बाद जब अपने कमरे से बाहर आई तो देखा कविता यूट्यूब पर सर्च कर रही थी, हाउ टू मेक बेबी पेरिज एट होम। उधर अजय ने टोस्टर में 2 स्लाइस डाले और दूसरी तरफ कॉफ़ी बनाने लगा। अरे यार, ये टोस्ट तो, और इससे पहले कि वाक्य पूरा होता, टोस्ट जला हुआ बाहर आ चुका था। ये तो पूरा काला हो गया। इधर रसोई के दरवाजे पर सरला जी खड़ी थी, चुपचाप मुस्कुराती हुई। उनकी आंखों में शक्ति थी, बल्कि एक शांत संतोष था। वह चाहती थी कि उनके पास जाकर कहे, हटो, इससे अच्छा तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। लेकिन फिर खुद से ही बोल उठी, नहीं, इन्हें करने देती हूँ, करेंगे तभी सीखेंगे। कविता ने किसी तरह दलिया पकाया, उसमें थोड़ी चीनी डाली और ठंडा करके मुन्ने को खिलाने बैठ गई। अजय ने दूसरा
ब्रेड टोस्ट बनाया जो काफ़ी अच्छा बना था। फिर कॉफ़ी बनाकर 3 मग लेकर बाहर आया उसने कविता और सरला जी के लिए। और उस दिन के बाद घर में एक नया माहौल बन गया। अजय और कविता सुबह जल्दी उठकर एक साथ नाश्ते का काम संभालते थे और फिर नौकरी पर जाते। सफाई के साथ साथ बर्तन धोने के लिए भी बाई लगा दी गई। सरला जी अब भी सुबह जल्दी उठती, लेकिन किसी की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए जॉगिंग शूज़ पहनती और पार्क की ताज़ी हवा में कभी सहेलियों के साथ हंसने बोलने सैर करती, तो कभी योगा। बेटे बहू के नौकरी पर निकलने के बाद वे खुशी खुशी अपने पोते के साथ वक्त बिताती थी, उसके साथ खेलती थी। शाम के समय कभी रामायण पढ़ती तो कभी अपनी मनपसंद फिल्म चला देती। अपने एक सख्त फैसले से उन्होंने अपने बेटे और बहू को अच्छी तरह एहसास करा दिया था कि उन दोनों के अलावा एक और इंसान भी उस घर में रहता है जिसका नाम सरला। तो दोस्तों, घर किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होता, जब सब मिलकर निभाते हैं तभी रिश्ते भी मुस्कुराते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, खुद से प्यार करना भी एक जिम्मेदारी है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरला जी का फैसला सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।